गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होम साइंस विद आकांक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस। तो स्टूडेंट, आपकी इस समय फूड एंड न्यूट्रिशन यानी आहार एवं पोषण की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें टॉपिक आपका विटामिन है। और इस आपने विटामिन ए पढ़ लिया हुआ है। विटामिन डी आज का हमारा टॉपिक है। इस समय यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी लेक्चरर सारी क्लासेस चल रही हैं। अगर आपको मेरे से क्लासेस लेनी है तो स्क्रीन पे जो आपके नंबर चल रहा है, आप उससे संपर्क करके क्लासेस ले सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है विटामिन डी, आइए हम उस शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आपका जो आज का टॉपिक है वो है विटामिन डी। तो हम लोग आज विटामिन डी देखेंगे। और विटामिन डी जो है, इतना तो आप सभी को पता ही है, वसा में घुलनशील विटामिन है। और आपके जो भी एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जो सारे इसके सिलेबस के अंदर जो आता है विटामिन में, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपके सारे इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और अच्छे से करिए। विटामिन ए आपने पहले ही पढ़ लिया हुआ है। तो देखिए, विटामिन डी। विटामिन डी एक अद्वितीय वसा घुलनशील विटामिन है। आप सभी को पता ही है, वसा में घुलनशील ए, डी, ई एंड के है। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। आपको याद क्या रखना है, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारी त्वचा में सूर्य के परावैंगनी अल्ट्रावायलेंट, ये होता है, इसको अल्ट्रावायलेंट किरण जो होती हैं आपकी यूवी रेस, प्रकाश के संपर्क में आने पर प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। क्यों इसे सनशाइन कहा जाता है? क्योंकि यह हमारी त्वचा में जब सूर्य की जो पराबैंगनी प्रकाश का जब संपर्क में आता है, तो ये प्राकृतिक रूप से विटामिन डी उत्पन्न हो जाता है। यह हमारे शरीर में कैल्सिट्रॉल, क्या कौन सा हार्मोन बनाता है? कैल्सिट्रॉल नामक हार्मोन में परिवर्तित हो जाता है, जो कई महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो देखिए, आपके इसमें से कितने क्वेश्चंस बन गए। पहले तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। दूसरा, इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। जब हमारी त्वचा पे सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती है, तो विटामिन डी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो जाता है और यह हमारे शरीर में कैल्सिट्रॉल नामक हार्मोन में परिवर्तित हो जाता है, जो कई महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो आपके इसमें से ही 2, 3, 4 क्वेश्चंस आपके बन गए। हमें क्या इसमें याद रखना है कि सनशाइन विटामिन कहते हैं, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो हमारे शरीर में ये अपने आप ही प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो जाता है। फिर यह कैल्सिट्रॉल नामक हार्मोन में परिवर्तित होता है, जो कई महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। आइए आगे देखें। विटामिन डी मस्तिष्क, हृदय, मांसपेशियों और प्रतिरक्षा कार्य सहित शरीर के कई अंगों और प्रणालियों में स्वस्थ कोशिका विभाजन को भी प्रोत्साहित करता है। यानी ये मस्तिष्क, हृदय, मांसपेशियां, प्रतिरक्षा कार्य सहित शरीर के कई अंगों के साथ ये हमारे कोशिका का विभाजन होता है, यानी सेल डिविजन्स जो होते हैं शरीर में, उनको भी प्रोत्साहित करता है। शोध से पता चला है कि इसकी पर्याप्त मात्रा अवसाद, हृदय रोग और कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम कर सकती है। यानी अगर इसकी जो आपके बॉडी में ये सही अमाउंट में है, बैलेंस मात्रा में है, तो आप डिप्रेशन, हार्ट डिजीज और कुछ तरीके के जो कैंसर होते हैं, उनके खतरे आपके लिए कम हो जाएंगे। तो इसमें से आपको क्या याद करना है, इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। इसे जो सूर्य के प्रकाश से जब हमारी त्वचा के संपर्क में आती है, तो वो अपने आप प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो जाता है विटामिन डी, और ये कैल्सिट्रॉल नामक हार्मोन में परिवर्तित होता है, जो हमारे शरीर में कई जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये मस्तिष्क, हृदय, मांसपेशी, प्रतिरक्षा के प्रणालियों को तो स्वस्थ रखता ही है, साथ में ये कोशिका विभाजन में भी बहुत रोल अदा करता है। और
शोध में भी ये क्या पता चला है आपको कि आपको अवसाद यानी डिप्रेशन, हार्ट डिजीज और कई तरीकों के जो खतरे होते हैं उनको भी कम हो सकते हैं अगर आपके बॉडी में विटामिन डी बैलेंस मात्रा में है। आइए हम अगला देखते हैं क्या है इसमें पढ़ना हमें। अब देखिए विटामिन डी के मुख्य कार्य क्या हैं, यानी मेन फंक्शन इसका क्या है। पहला क्या है, खनिज का अवशोषण। खनिज का अवशोषण यानी जो मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण जो होते हैं उनका हमारे बॉडी में अवशोषण, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में खनिज का अवशोषण नहीं हो रहा है तो क्या होगी, हमारे शरीर में हमारी हड्डियां क्षीण हो जाएंगी, हमारे में शरीर में विटामिन डी रहने से खनिज का अवशोषण होता। अगर विटामिन डी नहीं है तो जो कैल्शियम, फास्फोरस ये सब हम ले रहे हैं वो उसका अवशोषण शरीर में नहीं होगा, वो रुकेगा नहीं, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा, जिससे हमारे शरीर में खनिज लवणों की कमी हो जाएगी। तो देखिए इसमें कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो इससे आपका एक क्वेश्चन बना कि कैल्शियम के अवशोषण के लिए क्या जरूरी है, तो विटामिन डी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है आपका। फिर है हड्डियों का स्वास्थ्य। हड्डियों की खनिजता और मजबूती बनाए रखता है और हड्डियों के विकास और मरम्मत में सहायता करता है। ये क्या करता है, हड्डियों को जो स्वास्थ्य है यानी हड्डियों की जो खनिजता है, मजबूती है, उनको बनाए रखता है और उनके विकास और मरम्मत में भी सहायता करता है। तीसरा है हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको ये मजबूत बनाता है। देखिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है और सूजन को कम करने में मदद करता है, यानी जो हमारे बॉडी में सूजन आ जाती है उनको ये कम करता है। तो क्या आपने इसके मुख्य कार्य देखे, ये खनिज का अवशोषण करता है, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए। आइए हम इसको आगे डिटेल में देखें। अब देखिए विटामिन डी के क्या क्या स्रोत होते हैं। ठीक है, अभी हम उसके कार्य को और आगे देखेंगे क्लियर में, पर अभी पहले हम देख लें इसके स्रोत क्या हैं। आपने ये तो देख ही लिया, इसके जो कार्य थे आपने देख लिया। आपको इन कार्य में ये तीनों आपको याद करके रखना है कि ये खनिज के अवशोषण में सहायक है, हड्डियों के स्वास्थ्य में सहायक है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को ये सही रखता है। तो स्रोत देखिए, विटामिन डी के मुख्य स्रोत दो प्रकार से मिलते हैं। पहला है प्राकृतिक रूप से और आहार के माध्यम से। तो देखिए प्राकृतिक रूप से क्या है, इसके मुख्य स्रोत दो प्रकार से जो आपके मिलते हैं। पहला क्या बताया है, प्राकृतिक रूप से यानी जो हमें नेचुरल ही मिल जाता है, और दूसरा आहार के माध्यम से यानी हमारे भोजन के माध्यम से। तो पहला प्राकृतिक वाला क्या है, सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे समृद्ध और प्राकृतिक स्रोत है। ये आप सभी को ही पता होगा कि हमें विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सबसे पहले सूर्य की रोशनी से हमें मिलता है। ये हमारा प्राकृतिक स्रोत है इसका। और जब हमारी त्वचा सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आती है तो यह कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी थ्री में भी परिवर्तित कर देती है। तो ये किस में परिवर्तित कर देती है, विटामिन डी थ्री में। तो आपको ये याद रखना है कि जब हमारी त्वचा सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आती है तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको विटामिन डी थ्री में परिवर्तित कर देती है। तो यानी सूर्य की किरणें, अगर हम सूर्य की रोशनी ले रहे हैं तो वो हमें विटामिन डी हमें कमी हमारे शरीर में नहीं आएगी, ये हमें इससे पता चलता है। आइए हम अगला देखें क्या है हमारा। अब प्राकृतिक आपके खाद्य स्रोत कौन कौन से हैं। आपने एक तो देखा प्राकृतिक रूप से आपको विटामिन डी मिलता है और दूसरा आपने खाद्य के स्रोतों से देखा था। तो अब देखिए खाद्य में कौन कौन से जो आपके खाद्य के माध्यम से आपको विटामिन डी मिलेगा। पहला क्या है, वसा युक्त मछलियाँ, यानी जिन जिन मछलियों में फैट होता है। अब उन मछलियों के नाम देख लीजिए आप, सैल्मन, मैकेरल, टूना,
सांड्रिस, ये आपकी वसा युक्त मछलियां हैं। दूसरा आपका क्या है, मछली का तेल और कॉड लीवर ऑयल। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉड लीवर ऑयल में भी विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तीसरा आपका है अंडे की जर्दी, यानी अंडे की जर्दी में भी अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है। चौथा आपका है जिगर और अन्य ऑर्गन मीट। जिगर जो लीवर होते हैं आपके एनिमल प्रोडक्ट के, और अन्य ऑर्गन मीट, तो ये आपके खाद्य स्रोत हो गए। अब देखिए कुछ फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों में भी ये होता है। फोर्टिफाइड आप सभी को पता होगा, मैंने बता भी दिया था अपनी पिछली क्लासेस में। फोर्टिफाइड फूड वो होते हैं जिनमें एक जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसके साथ कोई दूसरा खाद्य पदार्थ हम बना उसमें मिला देते हैं, जिससे कि जो दूसरे वाले की भी कमी उसमें पूरी हो जाए। जैसे आजकल आप लोग क्या देखते हैं, फोर्टिफाइड नमक कहे जाते हैं। तो क्या होता है, सॉल्ट है यानी नमक, उसके साथ आयोडीन को मिला देना। तो इससे क्या हो गया आपका, सॉल्ट में आयोडीन मिला देने से ग्वाइटर रोग यानी घेंघा रोग नहीं होता। ये आप सभी को पता है। ये आपको पता होगा कि जिस सॉल्ट में आयोडीन नहीं होता है उससे आपको ग्वाइटर रोग हो सकता है, यानी इसलिए सॉल्ट में आपका आयोडीन मिक्स कर दिया जाता है। और जैसे आपको पता है मंद बुद्धि बच्चा हो सकता है, कभी कभी कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसकी उसके जो बच्चा पैदा होता है अगर आयोडीन नहीं उसको मिला है तो क्या होता है, वो बच्चा मंदबुद्धि पैदा होता है, कभी कभी उस बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये सब होता फोर्टिफाइड फूड कहे जाते। जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे बिस्किट में आयरन मिला दिया जाता है। जो कुछ बिस्किट्स आते हैं वो बताते हैं कि हमारे बिस्किट में आयरन मिला हुआ है। जैसे कुछ ऑयल हैं आपके, उस ऑयल में फैट मिला देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, फोर्टिफाइड फूड है, यानी किसी एक खाद्य पदार्थ में किसी दूसरे चीज़ों को मिला देना, न्यूट्रिएंट को, जिससे कि कई बीमारियों से बचा जा सके। तो आइए देखते हैं क्या है फोर्टिफाइड दूध और दही। दूध में और दही में फोर्टिफाइड जो होते हैं उनसे विटामिन डी हमें मिलता है। फोर्टिफाइड नाश्ता अनाज, यानी जो आजकल फोर्टिफाइड अनाज आते हैं नाश्ते करने के लिए, वो हुआ। फोर्टिफाइड संतरे का रस होता है ना, जूसेस आते हैं उसमें कई चीजें और न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं। और सोया दूध और अन्य वनस्पति पेय, तो इन सब में भी विटामिन डी आपको मिलाया गया रहता है। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों में भी आपको विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। तो आप लोगों ने स्रोत में क्या क्या देखा, पहला तो देखा आपने सूर्य की रोशनी से हमें मिल रहा था, और आपने ये भी देखा कि जब सूर्य की किरणें हमारी त्वचा में आती हैं तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपने प्राकृतिक खाद्य पदार्थ देखे, किसमें विटामिन डी होता है, जिसमें वसा युक्त मछलियाँ आपने देखी, जिसमें सैल्मन, मैकेरल, टूना, सांड्रिस, मछली का तेल और कॉड लिवर ऑयल आपने देखा, अंडे की जर्दी, जिगर और अन्य ऑर्गन मीट देखा, और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ भी आपने देखा, जिसमें कि आपके फोर्टिफाइड दूध और दही, फोर्टिफाइड नाश्ता अनाज, फोर्टिफाइड संतरे का रस, और लास्ट वन आपका था सोया दूध और अन्य वनस्पति तेल। तो ये आपके स्रोत हो गए। आइए हम लोग अगला देखें। विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी कुछ आते हैं, कि जैसे कि कभी कभी जब कमी हो जाती है तो वो खाद्य पदार्थों और चीज़ों से जब नहीं होती है तो हमें कुछ और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो आइए देखिए वो सप्लीमेंट्स क्या क्या होते हैं। विटामिन डी सप्लीमेंट्स क्या होता है, विटामिन D2, इसे एर्गियो कैल्सीफिरॉल कहते हैं, और विटामिन D3 कोलियो कैल्सीफिरॉल। स्टूडेंट आप लोगों से कभी कभी ये पूछ लेता है कि D2 को क्या कहते हैं और D3 को क्या कहते हैं। तो D2 को क्या कहते हैं, एरिगो कैल्सीफिरॉल, और जो आपका जो ये आपका विटामिन D3 होता है इसको क्या कहते हैं, इसे कोलियो कैल्सीफिरॉल कहते हैं। ये दोनों आपके सप्लीमेंट के रूप में उपलब्ध है। अध्ययनों से पता चला है कि
कि D3 शरीर में विटामिन डी के स्तर को बढ़ाने में अधिक प्रभावी हो सकता है। क्या आपने देखा, सप्लीमेंट में दो तरीके के सप्लीमेंट होते हैं, एक D2 होता है, एक D3 होता है। D2 को आप एर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं और D3 को आप कॉलिको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ये दोनों ही आपके क्या हैं, सप्लीमेंट्स हैं। और आपको ये भी इस चीज से पता चल रहा है कि जो आपका D3 होता है वो शरीर में विटामिन डी के स्तर को बढ़ाने में ज्यादा प्रभावी है। हैं तो दोनों सप्लीमेंट, लेकिन ज्यादा प्रभावी कौन सा है आपका, वो D3 है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड 2018 में भी आ चुका हुआ है विटामिन डी से। अगर आप लोग देखेंगे तो क्या है कि हमें याद इसमें क्या रखना है, दो तरीके के सप्लीमेंट्स होते हैं, विटामिन D2, विटामिन D3। D2 का नाम एर्गो कैल्सीफेरॉल है और D3 का आपने देखा कॉलियो कैल्सीफेरॉल है। और ज़्यादा प्रभावी कौन होता है विटामिन डी के लिए, तो ये आपने देखा D3 होता है। आइए अगला हम देखें। विटामिन डी के लिए रोजाना 10 से 30 मिनट की मध्यम धूप बिना सनस्क्रीन के, यानी जो आप त्वचा में सनस्क्रीन लगा लेते हैं उसको मत लगाइए। विटामिन डी के लिए रोजाना 10 से 30 मिनट की मध्यम धूप पर्याप्त हो सकती है। हालांकि भाई आपके लिए मतलब 10 मिनट या 30 मिनट, इससे ज़्यादा आपको नहीं ज़रूरत है, इतनी धूप आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये कुछ और चीज़ों पे ये डिफ़र करता है। क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे त्वचा के प्रकार। हो सकता है कुछ लोगों की जो स्किन होती है इतनी सेंसिटिव होती है कि वो थोड़ा से उनको धूप लगने से उनकी स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है। समय, क्योंकि समय भी बहुत मैटर करता है। अगर हमें धूप कब फायदा करती है, जो सुबह की धूप होती है। और फिर मौसम, यानी मौसम भी हमारे अनुरूप है कि नहीं, और भौगोलिक स्थान पर निर्भर करता है। यानी 10 से 30 मिनट की धूप आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन हो सकता है कभी कुछ चीजें किसी के लिए जो है कि डिफर करती हूँ, जैसे त्वचा के प्रकार, समय, मौसम और भौगोलिक स्थान। आइए हम लोग आगे देखें। अब देखिए विटामिन डी की कमी और रोग। अब विटामिन डी की कमी से क्या आपको रोग होता है, और क्या मतलब आपको कौन कौन सी बीमारियां जब विटामिन डी आपके शरीर में कम होगा तो हो सकता है। जैसे देखिए विटामिन डी के कमी के प्रमुख कारण, पहले तो आप ये देखिए क्या क्या कमी के प्रमुख कारण है, क्यों आपके शरीर से ये कम हो जाता है। तो क्या पहला है, अपर्याप्त सूर्य के प्रकाश का संपर्क, यानी आप सूर्य के प्रकाश के संपर्क में कम आते हो। ठीक है, क्या आप सूर्य के प्रकाश में कम आते हो, विशेषकर कहाँ पे, उत्तरी अक्षांशों पे। ठीक है, दूसरा है गहरी त्वचा वाले व्यक्तियों में मिलेनिन की अधिक मात्रा। आप सभी को पता होगा मिलेनिन एक तत्व होता है जो हमारे किसमें पाया जाता है, स्किन में। ठीक है, तो ये क्या होता है मिलेनिन की, गहरी त्वचा वाले व्यक्तियों में मिलेनिन की अधिक मात्रा में से भी हमारे शरीर में कमी होती है। जिसके शरीर में मिलेनिन ज्यादा होता है उसका रंग उतना गहरा होता जाता है। ठीक है, अगर आपके जैसे जो लोगों का रंग ज्यादा गहरा होता जा रहा है वो लोगों के शरीर में मिलेनिन की मात्रा ज्यादा है, और जिन लोगों में मिलेनिन कम है उनका रंग हल्का है। ठीक है, अब जैसे देखिए गहरी त्वचा वाले व्यक्तियों में मिलेनिन की अधिक मात्रा, तो उनके में भी विटामिन डी की कमी बनी रहती है। तीसरा है आहार में विटामिन डी के स्रोतों की कमी। हम विटामिन डी के जो स्रोत हैं वो नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। चौथा है वृद्ध आयु, यानी त्वचा की वृद्ध आयु, त्वचा की विटामिन डी की उत्पादक क्षमता कम हो जाती। अभी आप लोगों ने पहले देखा कि जो सूर्य की रोशनी होती है जब वो हमारे शरीर पे पड़ती है तो क्या होता है, वो अपने आप ही हमारे शरीर में जो है कि
विटामिन डी का निर्माण करती है। लेकिन आप यहाँ जब हम वृद्ध हो जाएंगे, यानी हमारी हमारी उम्र अगर ज़्यादा है, तो हमारी त्वचा से विटामिन डी की उत्पादन करने की जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी। चौथा है मोटापा, यानी वसा में विटामिन डी फंस जाता है। यानी क्या होता है, विटामिन डी कैसा आपका विटामिन है, वसा में घुलनशील है। तो जो फैट वाली चीजें होंगी, यानी हम मोटे अगर हो रहे हैं, तो विटामिन डी क्या होगा, वो जाके उसके साथ जम जाते हैं। तो उससे हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी। फिर आपका है क्रोनिक किडनी या लीवर रोग। यानी क्रोनिक मतलब क्या होता है, दीर्घ, जो चीजें बहुत लंबे समय से हो। यानी अगर आपको बहुत लंबे समय से किडनी या लीवर की समस्या है, तो आप में विटामिन डी की कमी हो जाएगी। लास्ट वन इज माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। यानी आपके शरीर में माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम वो होता है जिसमें हमारे बॉडी में कोई चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, वो बाहर शरीर से निकलती रहती हैं। वो उस ऐसी अगर हमें बीमारी हो रही है, क्योंकि आपको पता है ये वसा में जो घुलनशील विटामिन है, ये हमारे बॉडी में काफ़ी देर तक एकत्रित रहते हैं। लेकिन अगर हमें माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, तो ये सब बाहर निकल जाते हैं, जो फैट की भी चीज़ें होती हैं। तो इनकी वजह से क्या होगा, विटामिन डी में कमी हो जाएगी। तो आप सबने देखा ये विटामिन डी की कमी क्यों होती है, क्यों होती है। हम अगर हमारे पास हम सूर्य की रोशनी हमें ठीक से नहीं मिल रही है, अगर किसी की त्वचा ज़्यादा गहरी है जिनमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है, फिर आहार में अगर हम विटामिन डी कम ले रहे हैं, अगर हमारी आयु बढ़ गई हुई है, तो त्वचा जो है विटामिन डी का उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। मोटापा हमें अगर है, या हमें लंबे समय से हम किडनी या लीवर के रोग से ग्रसित हैं, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ये सब आपके जो कारण है विटामिन डी की कमी, मतलब अगर आपके शरीर में होती है, तो इन कारणों से आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। आइए हम अगला देखें। अब देखिए विटामिन डी के कमी के लक्षण क्या हैं। अभी तो आपने देखा कमी क्यों हुई, अब आप ये देखिए क्या लक्षण होते हैं, क्योंकि लक्षण क्या होते हैं, ये बीमारी से पहले जो आपको संकेत देते हैं। कमी हमारे शरीर में हुई, लेकिन हमें तुरंत कोई बीमारी नहीं हो जाएगी, पहले कोई चीज़ों का सिम्टम्स दिखता है। क्या दिखता है, लक्षण दिखता है। तो विटामिन डी के क्या लक्षण दिखते हैं, हड्डियों में दर्द और कमजोरी। यानी आपकी जो हड्डियां हैं वो हमेशा उसमें पेन होता रहेगा, दर्द होता रहेगा, और आप कमजोरी फील करेंगे। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप इतना पढ़ लें, तो आपको विटामिन डी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सब सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी। यानी आपकी जो मसल्स हैं उसमें हमेशा दर्द या कमजोरी बनी है। थर्ड वन इज अत्यधिक थकान और ऊर्जा की कमी। हमें हमेशा थकान महसूस हो, हमारे अंदर कोई ऊर्जा ही ना हो, तो क्या होता है, विटामिन डी की कमी है। मूड में परिवर्तन जैसे अवसाद, यानी हमारा हमेशा मूड चेंज होता रहे, जिससे हम डिप्रेशन जैसे लगे, हमें एंजाइटी हो गई है, तो ये भी कारण विटामिन डी की कमी के संकेत हो सकते हैं। फिर है संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम होना। अभी आप लोगों ने शुरुआत में उसके कार्य में देखे थे कि जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, विटामिन डी के ये कार्य हैं। तो यानी कमी हो रही है, तो क्या है, संक्रमण से लड़ने की क्षमता जो है वो कम हो गई है आपके शरीर में। फिर है घाव का धीरे धीरे भरना। यानी अगर आपको कोई घाव हो गया है जो ठीक हो जाना चाहिए 2 दिन में, 3 दिन में, उसको ठीक होने में हफ्ते 10 दिन लग रहे हैं, तो भी आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हुई है। एंड लास्ट वन इज बालों का झड़ना। यानी जो आपके बाल हैं वो बहुत झड़ रहे हुए हैं, तो ये आपके सारे विटामिन डी के कमी के लक्षण हैं। आपने पहले देखा कमी हो जाती है, फिर आपने जो इसकी पहले क्या देखा था कि विटामिन डी की कमी क्या हो रही है और क्या उससे रोग हो रहे हैं। तो आपने पहले देखा कि कमी किस प्रकार से हो रही है। अब आगे आपने ये देखा कि लक्षण, जैसे मैंने आपको बताया
कि लक्षण वो होते हैं जब कोई बीमारी होने के पहले जो हमारे शरीर में दिखाई देने लगते हैं। तो आप सबने देख लिया, विटामिन डी से हड्डियों में आपके दर्द हो रहे थे, मांसपेशियों में दर्द था, थकान बहुत ज़्यादा हमें लग रही थी, हमारे मूड में परिवर्तन हो रहा था, संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो गई थी, कोई अगर घाव हुआ है तो वो बहुत धीरे धीरे भर रहा था। एंड लास्ट वन इज अ बालों का झड़ना, यानी आपके बाल झड़ना। ये सब चीज़ें आपके विटामिन डी के कमी के लक्षण हैं। आइए हम आगे देखें। अब देखिए, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, आपने कमी देख लिया, लक्षण देख लिया, अब कौन से रोग हो जाते हैं इससे। लक्षण आपने देखा, आपके शरीर में विटामिन डी के लक्षण दिखे, लेकिन आपने उसको सीरियस नहीं लिया, फिर वो क्या होगा, वो आपका बीमारी में परिवर्तन हो जाएगा अगर आपने उसको कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया तो आइए, पहला हमारा क्या है, रिकेट्स है, दूसरा क्या है, ऑस्टियोमलेशिया है, और आपका तीसरा क्या है, ऑस्टियोपरोसिस है। ये तीनों जो बीमारियां हैं वो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी से होती है। तो आइए पहला देखें, रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है ये बच्चों में होने वाला रोग है। आपको ये ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर विटामिन डी की कमी बच्चों में होती है तो उन्हें रिकेट्स कहते हैं, जिससे हड्डियां नरम और कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे पैरों में वक्रता और विकृति आ जाती। कभी कभी कोई बच्चों को धनुषा आकार जैसा इस तरीके से पैर हो जाता है, बोलेक्स कहा जाता है इसे। हिंदी में धनुषाकार, इंग्लिश में बोलेक्स, हल्का से ऐसे मुड़ जाता है। ये विटामिन डी की कमी से होता है और यह रोग रिकेट्स कहा जाता है। अगर ये किसी बच्चे में इस तरीके से आप देखें तो आप जान जाइए कि उसको विटामिन डी की कमी हुई है, जिससे पैरों में वक्रता और विकृति आ जाती है। यह विटामिन डी की गंभीर कमी का परिणाम है। ये बहुत ही, जब कोई बच्चे के अंदर विटामिन डी कम हो जाता है तब ये आपको रिकेट्स देखने को मिलता है। तो यानी आपको ये पता हो जाना चाहिए, विटामिन डी से जो रिकेट्स होता है ये बच्चों में होता है। ठीक, आइए अगला देखिए, ऑस्टियोमलेशिया, वयस्कों में होने वाले रिकेट्स का समकक्ष, जिसमें हड्डियों का खनिजीकरण कम हो जाता है, जिससे हड्डियां नरम हो जाती हैं और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। आपने क्या देखा, जो रिकेट्स होता है वो बच्चों में होता है, यानी चिल्ड्रन में, और ये जो ऑस्टियोमलेशिया है ये वयस्क में, यानी बड़े लोगों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ये रिकेट्स के समकक्ष यानी उसी के ही समान है। इसमें हड्डियों में जो खनिजीकरण होता है, आप सभी को पता है, कोई भी बोन्स होती है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस से। और आपको पता है विटामिन डी इन सब के अवशोषण के लिए ज़रूरी है। तो अगर विटामिन डी की कमी से रोग हो रहा है ऑस्टियोमलेशिया, तो क्या होगा कि जो हमारे शरीर में खनिजीकरण है, यानी जो हमारे हड्डियों में खनिज था वो कम हो जाता है, और जिससे हड्डियां क्या होंगी, जब उसमें खनिज बचेगा ही नहीं तो जो हड्डियां मजबूत थी वो नरम हो जाएंगी, और क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इन सब कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कभी आपने सुना कि किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, वो तो एक वैसे हो गई, उसको चोट लगी, वो गिर पड़ा कहीं से, वो कुछ हुआ उसके साथ, लेकिन जब ऑस्टियोमलेशिया जैसी कंडीशन आती है तो हड्डियां अपने आप फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, उसमें थोड़ा से चलने से अपने आप फ्रैक्चर हो जाता है। तो हमें क्या याद रखना है, रिकेट्स जो है बच्चों की होती है, उसमें जो हमारी हड्डियां होती विकृत हो जाती हैं, पैरों की हड्डियां धनुषाकार की हो जाती हैं, वो हमारा विटामिन डी था। और ऑस्टियोमलेशिया जो रिकेट्स के ही तरीके का है, लेकिन यह वयस्कों में होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी हड्डियों में खनिज होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे हमारी जो हड्डी होती है वो सॉफ्ट एकदम नरम हो जाती है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। ये हमारा ऑस्टियोमलेशिया हो गया। अब देखिए ऑस्टियोपरोसिस क्या होती है। ऑस्टियोपरोसिस ये क्या होता है आपका,
हड्डियों का घनत्व कम होने की स्थिति, यानी जो आपकी हड्डी है उसकी जो डेंसिटी होती है यानी घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है। इस फिगर में आप लोग देखिए क्या हुआ है, इसका जो घनत्व है वो कम हो जाता है। और कम होने की स्थिति जिसमें हड्डियां कमजोर और अधिक नाजुक हो जाती हैं। आपकी ऑस्टियोमलेशिया में क्या हो रहा था, खनिजीकरण इसमें कम हो रहा था, तब हड्डियां आपकी नरम हो रही थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका ये क्वेश्चन पूछता है कि बोन डेंसिटी किस में कम होती है, यानी घनत्व किस में कम होता है। ऑस्टियोमलेशिया में आपका घनत्व नहीं कम होता, घनत्व आपका ऑस्टियोपोरोसिस में कम होता है। तो आपका इसमें ये क्वेश्चन बनता है हड्डियों का घनत्व कम होने की कौन सी स्थिति है, तो ऑस्टियोपोरोसिस की है। इसमें भी हड्डियां आपकी कमजोर और अधिक नाजुक हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी इस स्थिति को बढ़ा सकती है, और अगर आपको विटामिन डी इसमें और कम हो गया तो और कंडीशन हम खराब हो जाएगी। तो आपने देखा इसमें रिकेट्स देखा, ऑस्टियोमलेशिया देखा, ऑस्टियोपोरोसिस देखा। रिकेट्स में आप सबने क्या देखा, रिकेट्स में आपने देखा ये बच्चों में होता है, हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती हैं, पैरों का वक्रता और विकृति आ जाती है, ठीक। और ऑस्टियोमलेशिया में आपने क्या देखा कि वयस्कों में होने वाला ये रिकेट्स के समकक्ष है। इसमें भी आपका खनिजीकरण कम होता है, हड्डियां नरम हो जाती हैं और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस में आपने क्या देखा, इसमें हड्डियों का घनत्व कम होने की स्थिति है, हड्डियां कमजोर हैं और ये अधिक नाजुक हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी इस स्थिति को और बढ़ा सकती है। अब देखिए विटामिन डी की कमी के निदान के लिए सीरम, ये क्वेश्चन आपका पूछ चुका हुआ है एलटी ग्रेड 2018 में कि किसे विटामिन डी का क्या नाम जो होता है केमिकली, तो क्या है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी अस्तर का परीक्षण किया जाता है। तो विटामिन डी की कमी के निदान के लिए क्या होता है, सीरम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी अस्तर का परीक्षण किया जाता है। अगर किसी को विटामिन डी की कमी लगे तो सबसे पहले उसे कौन से सीरम का जो है कि टेस्ट किया जाता है, तो हाइड्रोक्सी विटामिन डी। इस स्तर से आप चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि आप में विटामिन डी की कमी हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। 20 mg/ml से कम स्तर आमतौर पर कमी को इंगित करता है, जबकि 30 से 50 के बीच को आदर्श माना जाता है। यानी आपका जब ये टेस्ट होगा जो सीरम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी का है, तो अगर आप 30 से 25 आपकी रिपोर्ट में आ रहा है तो यानी आप में विटामिन डी जो है सही है, आपको कोई कमी नहीं। लेकिन अगर ये 20 से ऐसे 30 से 50 है तो ये आपका नॉर्मल है, इसके नीचे हुआ तो कम, इसके ऊपर हुआ तो अधिकता। लेकिन अगर 20 से भी कम है आपके अंदर तो ये सीधे दिखाता है कि आपके अंदर विटामिन डी की बहुत ही कमी हो गई है, और आपको जो डॉक्टर के द्वारा सप्लीमेंट दिया जाना है या जो बोन से रिलेटेड करना है वो आपको अब ट्रीटमेंट लेना है। तो ये आपका विटामिन डी का सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। और अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके कहीं से भी विटामिन डी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रुकेंगे नहीं। और अब इसके बाद अगर आप लोगों की कोई भी डाउट इसमें हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप जो भी आपको डाउट लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कि अपने डाउट को पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसके उत्तर बता दूंगी। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो विटामिन ई की रहेगी। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।